सो हेलो एवरीवन, मैं गौरव पाटीदार आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रोजेक्ट एक्स पर। कल हमने कुछ टॉपिक्स देखे थे, हम फिजिक्स पढ़ रहे हैं, ठीक है। कुछ टॉपिक्स देखे थे, उनको एक बार रिकॉल करके हम आज आगे बढ़ेंगे, ठीक। आगे कुछ टॉपिक्स कवर करेंगे आज। तो कल हमने जो टॉपिक पढ़ लिए थे वो था एक लाइट। हमने लाइट देख लिया था, क्या है लाइट, कैसे आता है, क्या सोर्स है, ये वो। उसके बाद हमने देखा था ऑब्जेक्ट्स, ल्यूमिनस और नॉन ल्यूमिनस। जिनका खुद का लाइट होता है वो ल्यूमिनस, जिनका खुद का लाइट नहीं होता है वो नॉन ल्यूमिनस। इनको देखते कैसे हैं ये सब पढ़ा था कल हमने। और लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन, थर्ड पॉइंट हमने पढ़ा था, टॉपिक जो था लाइट ट्रेवल्स इन स्ट्रेट लाइन। ये भी हमने देख लिया था कैसे चलता है। शेडो, इसके पीछे रीज़न है, और शेडो कैसे बनती है, एब्सेंस ऑफ लाइट क्या होता है, ठीक है, नाइट। ओके, उसके बाद हमने देखा था इसमें ही हमने देखा था एक ओपेक्यू ऑब्जेक्ट होता है, एक ट्रांसपेरेंट ऑब्जेक्ट होता है। ओपेक्यू जिसकी शेडो बनेगी, जो कि लाइट को ट्रांसफ़र ना होने दे, एंड जो ट्रांसपेरेंट होता है वो लाइट को ट्रांसफ़र होने देता है, उसकी शेडो नहीं बनती है। ओके, और उसके बाद फोर्थ टॉपिक क्या देखा था, नेचर ऑफ लाइट। जैसे हमने देखा था कि वेव और पार्टिकल दो नेचर होते हैं। वेव थ्योरी होती है और पार्टिकल थ्योरी होती है, कि लाइट जो रहती है वो वेव के फॉर्म में भी आती है और लाइट के पार्टिकल्स के फॉर्म में भी आती है। पार्टिकल्स क्या, फोटोन, एनर्जी पैकेट्स। ओके, और वेव तो आपको मैंने दिखाया था कल। उसके बाद देखते हैं हम क्वांटम थ्योरी। क्वांटम थ्योरी क्या था कि दोनों की प्रॉपर्टी शो करे, वेव और पार्टिकल दोनों नेचर को शो करे, ठीक। वो क्वांटम थ्योरी थी। उसके बाद आ जाएगा रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट हमने देखा था, उसमें क्या प्लेन मिरर देखा था और लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे। रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या होता है, बाउंसिंग बैक या सेंड बैक लाइट रे, इंसिडेंट लाइट रे को हम वापस भेजते हैं, ठीक है, उसको हम रिफ्लेक्ट लाइट रे बोलते हैं। और रिफ्लेक्शन उसी फिनोमिना को कहते हैं। उसके बाद हमने उसमें प्लेन मिरर का रिफ्लेक्शन देखा था कल। ओके, प्लेन मिरर का देखा था, उसमें हमने सब कुछ देखा था, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। मिरर का जो बैक साइड रहता है उसमें ऑब्लिक लाइंस रहती है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए। ओके, सो ये सब चीज़ें देखी थी। नॉर्मल देखी थी, नॉर्मल एक इमेजनरी लाइन है, ये सब क्लियर रखना, ठीक है। और इमेज मतलब दिमाग में इमेज बना लिया करो। उसके बाद हमने रिफ्लेक्शन में प्लेन मिरर हो गया। उसके बाद हमने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन देखे थे, जो इंसिडेंट रे रहती है, रिफ्लेक्टेड रे रहती है और नॉर्मल। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे और नॉर्मल, ये तीनों एक सेम प्लेन पे होना चाहिए। प्लेन मतलब क्या, ये बोर्ड क्या है, एक प्लेन है। ये पूरी एक वॉल क्या है, एक प्लेन है, मतलब सेम प्लेन। प्लेन मतलब क्या है, 2D, ठीक है, प्लेन सेम होना चाहिए उनका। उसके बाद सेकेंड लॉ क्या था कि एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। ये दोनों एंगल हमेशा इक्वल रहते हैं। ओके, और एक बात और देखी थी हमने कि नॉर्मल से पैरेलल, मतलब नॉर्मली मतलब 90 डिग्री पे अगर मिरर पे जा रही है इंसिडेंट लाइट रे, तो उस कितना एंगल बनाएगी, रिफ्लेक्शन एंगल कितना होगा, इंसिडेंट एंगल कितना होगा, तो 0 होगा। कैसे, नॉर्मल भी 90 डिग्री पे रहती है और हमारी जो इंसिडेंट रे है वो भी 90 डिग्री पे ही जा रही है। मतलब ये आपस में दोनों क्या रहे, नॉर्मल और अपनी जो इंसिडेंट रे है ये आपस में पैरेलल हो जाएगी, और पैरेलल लाइन्स के बीच में एंगल 0 होता है। ओके, और नॉर्मल का कोई डायरेक्शन नहीं होता है, वो इमेजनरी लाइन है, इसलिए 0 रहेगा। वरना आप 180 मत लगाना, वरना 180 का मत सोचना है, ठीक। तो ये अपना इसमें रिफ्लेक्टेड एंगल भी कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, है ना। इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड दोनों एंगल 0 हो जाएंगे। कब, जब नॉर्मली लाइट रे आएगी, इंसिडेंट लाइट रे। ओके, उसके बाद हमने क्या हुआ, हमारा ये हो गया, ठीक है। उसके बाद हमने 7th टॉपिक पढ़ा था, रियल एंड वर्चुअल इमेज, ठीक है। रियल और वर्चुअल इमेज के बारे में हमने पढ़ा था। रियल इमेज क्या होती है, वर्चुअल इमेज क्या होती है, कौन बनाता है। ओके, जैसे अपना कॉनकेव मिरर और कॉन्वेक्स लेंस जो रहती है वो रियल इमेज बनाती है, और जो वर्चुअल इमेज रहती है वो हो जाएगा अपना कॉन्वेक्स मिरर और कॉनकेव लेंस, ठीक है। उसके बाद हम ये सब पढ़ने वाले हैं, जो कॉनकेव लेंस है, कॉनकेव मिरर है, ये सब पढ़ने वाले हैं आगे, इसकी टेंशन मतलब। बस हमने रियल और वर्चुअल देखा था क्या होता है। डॉट लाइन से जो बनती है वो वर्चुअल है, और जो अपीयर्स टू मीट वो क्या है, वर्चुअल है। और जो रहती है रियल में, जो मिलती है वो रहती है रियल में, इंटरसेक्ट करती है, कन्वर्जिंग करती है, वो लाइंस क्या क्रिएट करती है, रियल इमेज। ओके, उसके बाद हम देखते हैं लेटरल इन्वर्जन। लेटरल इन्वर्जन हमने लास्ट में देखा था, सबसे लास्ट टॉपिक। लेटरल इन्वर्जन क्या होता है, वो वर्टिकल फ्लिप अप, ठीक है। वर्टिकली मतलब हमने देखा था ए को पलटाया था पकड़ के, तो जैसे एम्बुलेंस का एग्जांपल देखा था, वो सब समझ में आ गया होगा आपको। वो प्लेन मिरर में ही होता है अपना क्या, लेटरल इन्वर्जन। ओके, सो आज हम कुछ आगे के टॉपिक्स देखेंगे। उससे पहले हमने कल प्लेन मिरर पढ़ा था, उसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। ओके, उसके कुछ क्वेश्चंस करके फिर आगे बढ़ेंगे स्फेरिकल मिरर की ओर। ओके,
ओके तो पहले हम ये जो बोर्ड पे प्रॉब्लम्स कुछ लिए हुए हैं उन्हें सॉल्व करेंगे। सो पहला क्वेश्चन है, ये प्रॉब्लम बेस्ड ऑन प्लेन मिरर। ओके पहला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन अ इंसिडेंट रे एंड अ प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। ठीक है, इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। ओके, द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। ठीक है, इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना हो जाएगा अगर इंसिडेंट रे और मिरर के बीच का एंगल दिया हुआ है। समझ में आ रही बात? अब देखो ध्यान से सुनना, मतलब ये कंसेप्ट, मतलब पहली बात तो इमेज क्लियर होना चाहिए बस, उसके बाद कुछ नहीं है। ठीक है, ये हुआ आपका मिरर। ठीक, ये हुई ऑब्लिक लाइंस मतलब क्या? बैक साइड। ठीक है, ये ऑब्लिक लाइंस हो गई, तो मतलब इधर अगर बैक साइड है तो ये फ्रंट साइड, मतलब रिफ्लेक्शन किधर होगा? फ्रंट साइड में, इस साइड। अब ये आई आपकी क्या? इंसिडेंट रे। ये क्या हुई? रिफ्लेक्ट। ओके, ये आपकी है इंसिडेंट रे, इसको कैपिटल आई से शो करते हैं अपन, मान लो। ठीक है, और ये हुई रिफ्लेक्टेड रे जिसको कैपिटल आर से, और ये हुआ आपका नॉर्मल। नॉर्मल कहाँ रहता है? पॉइंट ऑफ, ठीक है, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन जिसको हम ओ बोलते हैं, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन बोलो या अलग अलग प्रकार के नाम दे सकते हो आप, जहाँ पे नॉर्मल भी जाती है जिस पॉइंट से, और जहाँ पे 90 डिग्री पे। अच्छा देखो, नॉर्मल का एक बात बता दूँ, नॉर्मल तो हम पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन पे नॉर्मल को हम बनाते हैं, ये बाद में बनाते हैं। ठीक है, नॉर्मल के थ्रू पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन को नहीं बताएंगे, पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन के थ्रू नॉर्मल को बताएंगे कि भाई पॉइंट ऑफ रिफ्लेक्शन अगर हमारा यहाँ है तो हम नॉर्मल भी यहीं बनाएंगे। ठीक है, ये पॉइंट पे हमने कल भी बात करी थी। ठीक, ये हो गई आपकी नॉर्मल। तो क्या बोल रहा है वो? इंसिडेंट रे और मिरर को क्या नाम देंगे हम? एम डैश। क्या नाम देंगे? एम डैश। तो मिरर जो है हमारा एम डैश, वो उसके और जो इंसिडेंट रे है उसके बीच का एंगल हमको कितना दिया है? 30 डिग्री। ये एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। ठीक है, अब हमने कल एक बहुत अच्छी चीज़ पढ़ी थी कि अगर ये 30 डिग्री दिया है, और एक बात बताओ मेरे को कि जो नॉर्मल रहती है वो मिरर से क्या रहती है? परपेंडिकुलर रहती है ना। नॉर्मल जो रहती है वो मिरर के परपेंडिकुलर रहती है। परपेंडिकुलर मतलब क्या? नॉर्मल और मिरर के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? 90 डिग्री। सो ये जो एंगल है, ये कौन सा एंगल? मिरर और नॉर्मल के बीच का जो एंगल है वो कितना है? 90 डिग्री। और मिरर और इंसिडेंट रे के बीच का एंगल कितना है? 30 डिग्री। तो ये एंगल पता लगा सकते हो, जो बचा हुआ एंगल है भाई, ये इस तरीके से है, जैसे ये देखो। ठीक है, ये पूरा एंगल आपको दिया हुआ है 90 डिग्री। अब आपको ये इतना एंगल दे दिया है कि ये 30 डिग्री है, तो आप इतना बता सकते हो भैया ये पूरा अगर 90 है तो 90 माइनस 30 करेंगे तो ये एंगल आ जाएगा। तो ये एंगल कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। समझ में आ रहा है? 90 माइनस 90 माइनस 30 60 डिग्री। क्लियर? 90 माइनस 30 60 डिग्री। ये एंगल कितना आ गया? 60 डिग्री आ गया। ये कौन सा एंगल है? एंगल ऑफ इंसिडेंट, क्योंकि यहाँ पे हम स्मॉल आई लिखते थे ना, और यही वाला इधर क्या हो जाएगा? स्मॉल आर। समझ में आ रहा है? ये क्या है? एंगल ऑफ इंसिडेंट। समझ रहे हो? अब देखो, अब उसने क्या पूछा हमको? द टोटल एंगल बिटवीन द इंसिडेंट रे एंड रिफ्लेक्टेड रे विल बी। इंसिडेंट रे और रिफ्लेक्टेड रे के बीच में एंगल कितना हो जाएगा? तो हमने एंगल आई निकाल लिया, स्मॉल आई जो है 60 डिग्री निकाल लिया। अब देखो, और एंगल आई और एंगल आर क्या रहता है? दोनों सेम रहते हैं। सो एंगल आई अगर 60 है तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा? 60 डिग्री। ये एंगल आई हुआ तो एंगल आर भी कितना हो जाएगा हमारा? 60 डिग्री। सो बोथ आर 60। और उसने पूछा है टोटल एंगल कितना हो जाएगा किसके बीच में? इंसिडेंट और रिफ्लेक्टेड। तो इंसिडेंट रे ये रही और रिफ्लेक्टेड रे ये रही। ये 60 है, ये 60 है, तो टोटल कितना हो जाएगा? 60 + 60 120। क्लियर है? ये 120 आपका आंसर हो जाएगा। फिर से एक बार समझा रहा हूँ, ध्यान से सुनना, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें। देखो, द एंगल बिटवीन अ इंसिडेंट रे एंड अ प्लेन मिरर इज 30 डिग्री। इंसिडेंट रे और प्लेन मिरर के बीच का एंगल कितना दिया हुआ है? 30 डिग्री। अब हमने पहले अच्छे से पढ़ चुके हैं कि जो नॉर्मल रहती है वो प्लेन मिरर के परपेंडिकुलर रहती है, जो कि 90 डिग्री का एंगल बनाती है। तो एक बात बताओ,
प्लेन मिरर ये रहा, नॉर्मल ये रही, ये 90 डिग्री का एंगल, मतलब प्लेन मिरर और नॉर्मल के बीच में एंगल पूरा 90 डिग्री है, और जो इंसिडेंट रे है और प्लेन मिरर के बीच का एंगल दिया उसने 30 डिग्री। अब 30 डिग्री दिया हुआ है, टोटल 90 है, बीच में इंसिडेंट रे गिरी, ये 30 डिग्री अगर दिया हुआ है तो पूरा कितना होगा, 90 डिग्री है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। ये क्या हुआ, 60 डिग्री। भाई ये पूरा 90 डिग्री है, ये हुआ 30, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, 90 माइनस 30 60। मान लो कि ये 5 है टोटल, ये पूरा 5 है, और मैंने बोल दिया कि ये ऐसा है जो कि ये 2 है, तो बचा हुआ कितना हो जाएगा, बचा हुआ 3 हो जाएगा अपने आप, क्योंकि टोटल 5 है ना, हमको तो टोटल पता है। ठीक है, तो टोटल पता है हमको, तो जो दे के रखा है बाकी बचा हुआ वो हो जाएगा, 3 हो जाएगा। इसी तरीके से है कि टोटल 90 है, वो 30 है, 60 है। ठीक है, तो ये 60 आया, तो हमको ये लॉ के अकॉर्डिंग टू लॉ, सेकेंड लॉ, वो उसमें क्या दिया हुआ है कि एंगल स्मॉल आई इज इक्वल्स टू स्मॉल आर, एंगल ऑफ इंसिडेंट इज इक्वल्स टू स्मॉल एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। सो 60 डिग्री अगर एंगल ऑफ इंसिडेंट है तो रिफ्लेक्शन भी कितना हो जाएगा, 60 डिग्री। सो टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 60 + 60 120। सो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 120। ठीक है, समझ में आ गया। इसको अगर नोट डाउन करना चाहो तो कर लो। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। उसने बोला है कि द इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर। ठीक है, इमेज फॉर्म्ड बाय प्लेन मिरर, कैसी इमेज फॉर्म होती है, हमने देखा था वर्चुअल, प्लेन मिरर से हमने कल देखा था कि कैसी इमेज फॉर्म होती है, वर्चुअल, इरेक्ट। ठीक है, सेम साइज रहेगा, साइज सेम रहेगा, एक सब चीज़ें सेम रहेगी उसमें, कि जैसे मैंने कल आपको ये एग्जांपल भी दिया था कि मिरर से मैं 2 फीट की दूरी पे हूँ, तो मेरी इमेज भी 2 फीट की दूरी पर रहेगी, कहाँ से, मिरर की सरफेस से। ठीक है, तो सब चीज़ें सेम रहेगी, एट सेम डिस्टेंस, एट सेम मतलब ऑफ सेम हाइट या सेम साइज बोल लो। ठीक है, उसके बाद में वर्चुअल रहेगी वो। ठीक, उसके बाद बिहाइंड द मिरर और इरेक्ट रहेगी। ठीक है, ये सब पॉइंट याद रखना। ये वो आपका सेकंड क्वेश्चन है। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, बड़ा प्यारा क्वेश्चन है कि अ मैन स्टैंड्स 10 मीटर इन फ्रंट ऑफ अ लार्ज प्लेन मिरर, हाउ फॉर मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज़ 5 मीटर अवे फ्रॉम हिज इमेज। समझ रहे हो बात को, क्या बोल रहा है वो, कि एक आदमी जो है वो प्लेन मिरर से 10 मीटर की दूरी पे खड़ा है, अब वो कितना चले कि वो उसकी इमेज से सिर्फ 5 मीटर की दूरी पर रह जाए। अब समझना, मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट क्या बताया, अभी बताया कि वो जितना दूर है, मतलब मैं मिरर से, मतलब मुझे मान लो, ठीक है, मैं मिरर से जितना दूर हूँ उतनी ही मेरी इमेज जो है वो मिरर से दूर है, अंदर की साइड। मैं अगर ये मिरर है मेरा हाथ, मैं अगर इससे 2 फीट की दूरी पे हूँ तो मेरी इमेज इधर से कितनी फीट पे दूरी पे रहेगी, 2 फीट की दूरी पे रहेगी। समझ रहे हो, बस यही कंसेप्ट यहाँ पे लगेगा। सबसे पहले डायग्राम बना लिया करो, सबसे पहले डायग्राम। ठीक है, ठीक है, ये हो ये 10 मीटर पे ये ऑब्जेक्ट है, पर्सन है, ये मैं हूँ। ठीक है, जो भी है, उसके बाद ये 10 मीटर डिस्टेंस, ये हुआ हमारा प्लेन मिरर। ठीक है, mm डैश बोल लो, mm डैश। ठीक है, ये प्लेन मिरर हुआ, ये 10 मीटर की दूरी पे पर्सन खड़ा हुआ है। ठीक है, अब उसको अब कितना चलवाएं, अब यहाँ से ये कितना जाए, कितना आगे बढ़े कि वो जो है, अब यहाँ पे इमेज कितनी दूरी पे होगी, इमेज भी कितनी दूरी पे होगी, 10 मीटर। कितना, 10 मीटर की दूरी पे यहाँ पे इमेज होगी। और इसको हम ए भी बोलते हैं ऑब्जेक्ट को, तो ये होता है ए डैश बी डैश। ठीक है, ये रिप्रेजेंटेशन होता है इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में। अगर ऑब्जेक्ट ए बी है तो ये ए डैश बी डैश होता है। अब देखो 10 मीटर की दूरी पे ऑब्जेक्ट खड़ा है तो 10 मीटर की दूरी पे इमेज भी होगी, क्योंकि ये प्लेन मिरर है। अब अगर अब हम ऑब्जेक्ट को अगर आगे बढ़ाते हैं, मान लो 5 मीटर आगे लाए हम, कितना लाए, 5 मीटर आगे लाए, चलो 5 मीटर आगे ले आते हैं, ये 5 मीटर आगे आया, कौन, ऑब्जेक्ट। ऐसे ही करना, ठीक है, ये प्रैक्टिकली 5 मीटर आपने आगे लाए तो ये सीधी बात है कि ये भी कितना आगे आएगा, 5 मीटर। सेम सब सेम होगा, प्लेन मिरर में सब सेम होगा। तो ये 5 मीटर आप इसको आगे लाए तो ये भी कितना आएगा आगे, इसको यहाँ पे बी। अब हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ पे, यहाँ पे। अब ये भी आगे कितना आ जाएगा, 5 मीटर।
ए डैश बी डैश। अब मेरे को बताओ, पहले ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी थी 10 + 10, 20 मीटर की दूरी थी। अब ऑब्जेक्ट और इसके बीच में है, अब जैसे ये कितना है, कितने दूरी पे है, ये 5 मीटर बचा है, 5 मीटर, और हमारा इमेज भी कितनी दूरी पे है, 5 मीटर। ठीक है। अब क्या हो रहा है, अब हो रहा है कि ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में दूरी कितनी हो जाएगी, 5 और 5 10 मीटर। समझ में आ रही बात? अभी भी 10 मीटर। अब उसने हमको बोला क्या है कि भैया 5 मीटर की दूरी रह जाना चाहिए इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में। तो मतलब ये जो टोटल दूरी है ये कितनी रहना चाहिए, 5 मीटर की। तो और बताओ, और कितना आगे बढ़ाएंगे? अच्छा 5 मीटर, मतलब मेरे को एक बात बताओ कि दोनों तरफ करना कितना है, दोनों तरफ होगा कितना, बराबर होगा। तो 5 को अगर हम 2 से डिवाइड कर देते हैं, 5 मीटर की डिस्टेंस है किसकी, इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच में, कि दोनों तरफ बराबर रहेगा। तो 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2.5 आएगा। मतलब 2.5 ऑब्जेक्ट अगर यहाँ से 2.5 की दूरी पे रहता है, मान लो ये 2.5 है, 2.5, ठीक है, 2.5 की दूरी पे रहता है, तो इमेज भी कितनी दूरी पे आ जाएगी, 2.5। तो हो जाएगा 2.5 + 2.5 5, हमारा आंसर आ रहा है। तो मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ पे आ गया, अब हमारा यहाँ पे आ गया। ये कितना हो गई डिस्टेंस, 2.5। बात समझ में आ रही है? मतलब जितना ऑब्जेक्ट को चलवाओगे उतने इमेज चलेगी। और ये 2.5 पे आ गया ऑब्जेक्ट हमारा, ठीक है। तो इमेज भी कहाँ पे आ जाएगी हमारी, 2.5 पे। इमेज कितनी आ जाएगी, 2.5 पे आ जाएगी हमारी इमेज। तो अब हो गई इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 5 मीटर हो गई, ठीक है। 5 मीटर अब इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की हमारी डिस्टेंस हो गई। अब उसने क्या बोला है कि कहाँ है, हाउ फार मस्ट ही वॉक बिफोर ही इज, अच्छा अब वो कितना चले उस कब तक, जब तक वो 5 मीटर की डिस्टेंस पे नहीं आ जाए इमेज से। अब यहाँ पे ये देखो 2.5 और 2.5 5, मतलब यहीं तक चलेगा। यहाँ से यहाँ तक चला कि हमारी दो इमेज और ऑब्जेक्ट के बीच की डिस्टेंस वो कितनी आ गई, 5 मीटर। बात समझ में आ रही है? 5 मीटर की मतलब यहाँ से ऑब्जेक्ट चला, यहाँ तक चला, ठीक है। यहाँ तक चलने के बाद हमारे ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस कितनी आ गई, 5 मीटर आ गई। तो यहाँ से यहाँ तक चलने की वो डिस्टेंस पूछ रहा है कि कितना चलेगा। तो मेरे को बताओ, ये 2.5 चला, ये 2.5 है, ठीक है, ये 2.5 है। टोटल कितना था हमारा, 10। अब 10 में से अगर 2.5 गया तो कितना बचेगा, 10 - 2.5, इट इज़ 7.5। सो इसका मतलब क्या हुआ कि 7.5 चला, यहाँ से यहाँ तक ये 7.5 चला, ठीक है, समझ में आ रहा, 7.5 चला। और उसके बाद वो ये हमको डिस्टेंस मिल गई, 5 मीटर की डिस्टेंस बची किसके बीच में, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में। तो ये कितनी डिस्टेंस हो गई, 7.5। ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे सोच लो, इसको हटा दो। ये तो हमने सारे कैलकुलेशन करके रखे कौन सी डिस्टेंस कितनी है, ठीक है। अब एक बात बताओ कि यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, 5। टोटल कितनी है, 10। तो ये भी कितनी हो जाएगी, 5। तो ये 5 हुई यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी हुई, 5 हो गई, ठीक है। तो 5 प्लस इतना और जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से तो हमको ये मिल ही गया है, तो यहीं तक हमको इसको चलाना था, ठीक है। तो इतना और जोड़ना पड़ेगा। अब ये टोटल अगर 5 है और ये अगर 2.5 है, तो ये भी कितनी हो जाएगी, 2.5, और ये 5 है ही पहले से। तो 5 + 2.5 कितना आ जाएगा, 7.5। ये भी आपका आंसर, ऐसे भी निकाल सकते हो। मतलब बात समझ में आ रही क्या हो रहा है? जितना ऑब्जेक्ट चलेगा, बस ये ध्यान रखना है, प्लेन मिरर का क्वेश्चन आए और ऑब्जेक्ट की बात हो जाए कि अगर कोई मेन स्टैंड है मिरर के सामने, ये वो सब, तो बस ये ध्यान रखना कि जो ऑब्जेक्ट एक्शन करेगा वही इमेज भी एक्शन करेगी। अब सबसे अच्छी बात बताता हूँ, ये तो हुआ वॉकिंग का कि भाई ये इतने मीटर चला, तो ये तो मतलब जितना ऑब्जेक्ट जितने मीटर चल रहा है उतनी इमेज भी चलेगी, उस हिसाब से अपना गणित लगा लो, ठीक है। या फिर ज़्यादा दिक्कत आ रही हो तो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों तरफ बराबर रहेगा। बीच में अगर मिरर है तो इधर जो होना है वो इधर होगा, ठीक है। तो अगर हमको पता है कि यार टोटल इतना है, कि भाई टोटल जो है वो इतना है, जैसे अभी यहाँ पे टोटल 5 था कि यार ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की डिस्टेंस 5 है, ठीक है। तो हमको निकालना था कि यार ऑब्जेक्ट और मिरर के बीच की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, तो 2 से डिवाइड कर दो, क्योंकि दोनों तरफ बराबर है। समझ रहे हो बात को? उसके बाद ये तो अपन ने बात हो गई कि यार हमने ऑब्जेक्ट को आगे पीछे किया। अब मेरे को बताओ कि अगर ऑब्जेक्ट दौड़ रहा है, ऑब्जेक्ट मिरर के सामने 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से दौड़ रहा है, ठीक है, ज़्यादा ही हो गई कुछ, बाकी चलो मान लो कि दौड़ रहा है 2 मीटर पर सेकंड की स्पीड से वो दौड़ रहा है,
ठीक है। अब वो दौड़ रहा है इस स्पीड से, तो बताओ इमेज किस स्पीड से दौड़ रही होगी, वो भी 2 मीटर पर सेकेंड, सब सेम होता है मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। तो उनके बीच में मतलब रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगी, 4 मीटर पर सेकेंड। समझ रहे हो बात को, कि उनका जो क्लोज आने की जो स्पीड रहेगी, रिलेटिव स्पीड की बात अगर कर ले हम, तो 4 मीटर पर सेकेंड होगी। बाकी जो ऑब्जेक्ट की बात करें तो वो 2 मीटर पर सेकेंड से दौड़ रहा है, तो इमेज भी कितने से दौड़ेगी, 2 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। चलो अब आगे देख। ओके सो अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम आगे इसका डायग्राम देखते हैं, ठीक है। किसका, कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर कैसे बनते हैं, होलो स्फीयर के थ्रू। हमने पहले पढ़ लिया था कि होलो स्फीयर से ही बनते हैं। अब होलो स्फीयर से होता कैसे, ये देखो, ये पूरा है होलो स्फीयर, ओके। और ये सरफेस जो है, ये आधी सरफेस जो हमने काट रखी है, ये हुई कॉनकेव सरफेस, ठीक है। और जो कॉनकेव सरफेस कौन सी होगी, जो अंदर साइड है। अब मेरे को बताओ कि सबसे पहले तो ये क्या, इसको पहचाना कैसे, क्या कॉनकेव है। मैंने क्या बोला कि हमको मतलब है जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है वो। अब हमको कैसे पता लगेगा कि वो रिफ्लेक्टेड सरफेस कहाँ है, जहाँ जहाँ ऑब्लिक लाइन्स है वहाँ वहाँ रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी उसके अपोजिट में। तो अब यहाँ पे हमने देखा कि यार ये इतना जो सरफेस है ये, इसमें ऑब्लिक लाइन लगी है, मतलब कि मिरर कितना है, इतने में ही है। अब किस साइड मिरर है ये देखना है, तो ऑब्लिक सरफेस, ऑब्लिक लाइन्स किस साइड है, बाहर की साइड है। तो मतलब क्या, इसके अपोजिट में क्या होगी, रिफ्लेक्टेड सरफेस होगी, मतलब किधर होगी, अंदर साइड। मतलब अंदर की साइड रिफ्लेक्टेड सरफेस मतलब गुफा जैसा, तो गुफा मतलब केव, मतलब कॉनकेव। कॉनकेव मिरर हुआ ये क्या हुआ, कॉनकेव मिरर। समझ में आई बात, कैसे पहचाना, इस तरीके से पहचानेंगे हमेशा। अब कॉनकेव मिरर में हमेशा जो रिफ्लेक्ट से, कॉनकेव मिरर हो या कॉन्वेक्स मिरर हो, किसी में भी जो रिफ्लेक्टेड सरफेस रहती है उसको इस नाम से जानते हैं, जैसे कॉनकेव सरफेस। रिफ्लेक्टेड सरफेस जो हुई अंदर की, जहाँ से रिफ्लेक्शन हो रहा है, वो होगी कॉनकेव सरफेस, ठीक है। उसके बाद ये पूरा क्या है, एक होलो स्फीयर है, समझ में आ गई बात। उसके बाद एक्स डैश जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, और प्रिंसिपल एक्सिस हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास होगी। सेकंड, पोल से भी, पोल क्या होता है, पोल, पी मतलब पोल, पी डिनोट्स पोल या फिर सेंटर ऑफ मिरर। सेंटर ऑफ मिरर मतलब क्या, जितना, मिरर मतलब क्या होता है, रिफ्लेक्टेड सरफेस, मिरर मतलब रिफ्लेक्टेड सरफेस, और रिफ्लेक्टेड सरफेस मतलब मिरर। तो मिरर या फिर रिफ्लेक्टेड सरफेस जितनी है उसका सेंटर, ये जो एम डैश है ना, इसका सेंटर क्या है, पी है, ठीक है। इसका सेंटर क्या है, पी है। तो ये पी और सी, सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये दो से जाने वाली लाइन क्या होती है, प्रिंसिपल एक्सिस। या फिर आप एफ को भी इंक्लूड कर सकते हो, पर एफ क्या होता है, एफ ये दो का मिड पॉइंट होता है। एफ किसका मिड पॉइंट होता है, सी और पी का मिड पॉइंट। और एफ होता है फोकल लेंथ, फोकल लेंथ, फोकस बोल सकते हो, या फिर अरे सॉरी फोकल लेंथ नहीं बोलेंगे, सॉरी फोकस बोल सकते हो, या फिर प्रिंसिपल फोकस बोल सकते हो, ठीक है। फोकल लेंथ तो ये होगी एफ से पी की डिस्टेंस, फोकल लेंथ, ठीक है, वो आगे देखेंगे हम। एफ मतलब फोकस या फिर प्रिंसिपल फोकस, तो सारी चीज़ें क्लियर हो गई है। और आर जो होती है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर, आर जो है वो रेडियस ऑफ कर्वेचर। आपको एक बार फिर से बता देता हूँ। सबसे पहले हमने देख लिया कि कैसे पहचानते हैं कि ये कौन सा मिरर है, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि अरे कॉनकेव मिरर है ना, क्योंकि रिफ्लेक्टेड सरफेस के अंदर की ओर है, तो कॉनकेव केव की तरह है, ठीक है। कॉनकेव जो सरफेस, रिफ्लेक्टेड सरफेस रहती है उसी को कॉनकेव सरफेस भी बोलेंगे हम। होलो स्फीयर से थ्रू बनती है, तो ये पूरा क्या हुआ, होलो स्फीयर हो गया। जो एक्स वाई जो है वो प्रिंसिपल एक्सिस है, कहाँ से पास होती है, सेंटर ऑफ कर्वेचर, फोकस और प्रिंसिपल जो अपना ये है पॉइंट, या पोल, सॉरी पोल या फिर सेंटर ऑफ मिरर, ठीक है। इन तीनों जगह से जो तीनों पॉइंट से जो पास होती है वो होती है प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस पूरे स्फीयर का जो सेंटर रहता है वही सेंटर ऑफ कर्वेचर भी रहता है, ठीक है। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर मतलब क्या है कि अगर ये गोले का, मान लो कि ये गोला है, ठीक है, ये 2D है 3D कैसा ही मान लो, पर जो रेडियस है वो रेडियस तो फिक्स रहेगी, ठीक है। तो ये रेडियस होगी, सी से पी का डिस्टेंस क्या होगी, ये रेडियस होगी। भाई कोई भी अगर सर्कल ऐसा सर्कल है जो ये मिड पॉइंट से, ये डिस्टेंस कितनी रहती है, आर ही तो रहती है। तो यहाँ बड़ा स्फीयर है तो यहाँ पे कैपिटल आर आ जाएगी। तो ये रेडियस ऑफ कर्वेचर हो गई, इस पूरे कर्वेचर की रेडियस हो गई। ये फोकस हो गई, ये फोकस हो गया। ये पी हुआ पोल, सी हुआ सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेम एज इट इज इधर भी रहेगा, पर इधर सबसे पहला पॉइंट जो हमने डिफाइन किया था कि कैसे ये हुआ, तो ये सबसे पहले तो होलो स्फीयर है। होलो स्फीयर में अब हमको पता लगाना, होलो स्फीयर में हमको ये पता चल गया कि यार कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर बनेगा। अब कॉनकेव या कॉन्वेक्स मिरर में हमको पता लगाना है कि यार ये दो में से कौन सा बनेगा। तो हम देखेंगे सबसे पहले तो कि रिफ्लेक्टेड सरफेस इतनी है, क्योंकि ऑब्लिक लाइन्स इतने में दिख रही है। ऑब्लिक लाइन्स किधर दिख रही है, अंदर की ओर दिख रही है, मतलब अंदर रिफ्लेक्शन नहीं होगा। तो रिफ्लेक्शन किधर होगा, बाहर होगा। रिफ्लेक्शन अगर बाहर होगा तो कौन सी हो जाएगी ये सरफेस, कॉन्वेक्स। तो ये क्या हो जाएगी, कॉन्वेक्स सरफेस। और ये पूरा जो हो जाएगा ये होगा कॉन्वेक्स मिरर,
ठीक है। कॉन्वेक्स मिरर के बाद ये फोकस सेम एज इट इज वैसे ही रहता है, ठीक है। फोकस सी और पी का मिड पॉइंट होता है, मतलब फोकस को हम क्या बोल सकते हैं, r/2 बोल सकते हैं, रेडियस का आधा। भाई सी और पी की डिस्टेंस कितनी है, r है। अब सी और पी के बीच में रहता है f, मतलब r का आधा, आधा मतलब फोकल। अब f मतलब क्या हुआ, फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ जो होती है, स्मॉल f से कर लो इसको डिनोट, ठीक है। कैपिटल F मतलब फोकस और स्मॉल f से फोकल लेंथ। अब फोकल लेंथ क्या होती है, r/2। फोकल लेंथ कितना होती है, इतनी होती है। ये डिस्टेंस कितनी हो गई, r/2। अगर ये पूरी r है और ये मिड पॉइंट है तो r/2 हो गई है, ठीक है। तो ये फोकल लेंथ हो जाएगी, ये फोकस, ये फोकल लेंथ, ठीक है। ये c, ये रेडियस, टोटल रेडियस, ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये हो गया पोल, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये mm' अपना रिफ्लेक्टेड सरफेस, ये कॉन्वेक्स सरफेस हो गई, ये प्रिंसिपल एक्सिस हो गई। समझ में आया। पर ऑब्जेक्ट हमेशा राइट साइड पर रखा जाएगा। जब हम डायग्राम देखेंगे, रे डायग्राम वगैरह, तो उसमें याद रखना, सॉरी आपके मेरे राइट साइड पे ना, पर आपके क्या लेफ्ट साइड पे, आपके किधर रखा जाएगा, लेफ्ट साइड पे, ठीक है, ऑब्जेक्ट को। ओके तो अभी हमने सब देख लिया है, अब और कुछ बचा है, कुछ भी नहीं बचा है। अब एक बार अच्छे से देख लीजिए, ये डायग्राम है कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर के। ओके अब हम इसके बाद आगे बढ़ेंगे। सो अब हम इसी में कुछ बात करेंगे, जैसे कॉनकेव मिरर हुआ और कॉन्वेक्स मिरर हुआ, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर कन्वर्जिंग होता है और ये कॉन्वेक्स मिरर जो था डाइवर्जिंग होता है। कन्वर्जिंग हमने कल अभी पढ़ लिया था, ठीक है, कुछ देर पहले, कि कन्वर्जिंग क्या होता है, कन्वर्ज करना, लाइट रेज को आफ्टर रिफ्लेक्शन इकट्ठा करना, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर का जो शेप रहता है वो इस तरीके से रहता है, जैसे ये एग्जाम्पल है, बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, ठीक है। इसे याद भी रखना, ये पेपर है, ठीक है। ये आपने कॉनकेव मिरर लिया, ठीक है। ये लाइट रेज आई सन से, आपने कॉनकेव मिरर लिया, पास में एक पेपर का टुकड़ा लिया, ठीक है। ऐसा मतलब ऐसा एंगल दे दिया कि उसकी लाइट रे इधर गिरेगी, क्योंकि पहली बात तो ये है कि अगर ये कॉनकेव मिरर है तो कन्वर्स तो होगा ही होगा। कॉनकेव मिरर मतलब ये ले लो, ठीक है। अब ये अंडरस्टैंड होना चाहिए आपको कि अगर मैंने ये ऑब्लिक लाइन्स नहीं बनाई, डायरेक्ट मैंने अगर रिफ्लेक्ट करवा दी लाइट रेस को, तो आपको ये समझ में आना चाहिए कि हाँ रिफ्लेक्टेड सरफेस अंदर की साइड है, मतलब ये कॉनकेव मिरर है। अब कॉनकेव मिरर लिया आपने, ये लाइट रे आई डायरेक्ट इधर से ऐसी आई, ठीक है, ऐसी आई, ये सारा रिफ्लेक्ट होके कन्वर्ज होके एक जगह, और इस जो यहाँ पे तो जल जाएगा या फिर बहुत ज़्यादा हीट हो जाएगा वो एरिया, ठीक है, जितने पे लाइट रेस कन्वर्ज हो रही है। तो उसी को इमेज ऑफ सन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमेज ऑफ सन। इस जो लाइट इस जहाँ पे कन्वर्ज हो रही है इसको इमेज ऑफ सन बोलेंगे, ठीक है, ऑफ सन, ठीक। और ये बात ध्यान रखना कि ये और यहाँ से ये कन्वर्ज हुआ, सनरेज आई, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा एक एग्जांपल है कन्वर्जिंग का। और डाइवर्जिंग तो आपको पता ही है, ये डाइवर्ज हो जाता है, ठीक है, डाइवर्ज हो जाती है लाइट रे आफ्टर रिफ्लेक्शन। ओके अब ये देखा आपने, उसके बाद ये है एक पॉइंट, इट फॉर्म्स अ वर्चुअल फोकस बिकॉज फोकस सिचुएशन बिहाइंड द मिरर। अब देखो कैसे कि हमारा जो सेंटर ऑफ कर्वेचर है, सबसे पहले शुरुआत होती है सेंटर ऑफ कर्वेचर से कि यार सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड बनेगा किसी भी मिरर में, या वो मतलब स्फेरिकल तो ठीक है, जैसे कॉन्वेक्स हुआ कॉनकेव हुआ, दोनों में से सेंटर ऑफ कर्वेचर किस साइड बनेगा। तो सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑब्वियस, मैंने क्या बोला कि सेंटर ऑफ कर्वेचर वो होता है जो पूरे स्फीयर का सेंटर होगा, वही सेंटर ऑफ कर्वेचर होगा, ठीक है। उस कर्वेचर का जो हमारा मिरर है उसका भी सेंटर कौन सा होगा, वही होगा जो स्फीयर का होगा। अब हमने देखा है कि एक स्फीयर तो ऐसा ही था, ठीक है। तो एक बार मान लो कि ये सरफेस हमने ले ली थी रिफ्लेक्टेड, ये अंदर की, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर यहीं पर रहेगा। तो ये कौन सी सरफेस थी, अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टेड होगी अगर अंदर की सरफेस, तो ये होगा कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर होगा ये कॉनकेव मिरर होगा। तो इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर कहाँ है, अंदर है। अब फिर हमको लगा कि अब कॉन्वेक्स मिरर कैसा बनाया जाए। तो अब ये बाहर की सरफेस क्या है, जो बाहर की सरफेस है इतनी, ये क्या है, कॉन्वेक्स मिरर है, पर सेंटर तो कहाँ आएगा, सेंटर किसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा, स्फीयर के अकॉर्डिंग। तो स्फीयर तो ये है, अब स्फीयर का सेंटर यहाँ होगा, यहाँ तो होगा नहीं क्योंकि स्फीयर यहाँ पे, तो ये सेंटर है, ठीक है। तो ये क्या हुआ हमारा, ये अंदर वाली सरफेस क्या हुई, ऑब्लिक हुई, क्योंकि ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर है। अंदर वाली सरफेस पे ऑब्लिक लाइंस आ जाएगी, मतलब अंदर वाली सरफेस रिफ्लेक्टेड नहीं है, बाहर वाली सरफेस रिफ्लेक्टेड है। तो अब मिरर के केस में हमको मतलब किससे, जो रिफ्लेक्टेड सरफेस है उससे। रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर है इसमें, बाहर की ओर अगर रिफ्लेक्टेड सरफेस है, पर हमारा जो सेंटर कहाँ है, सेंटर ये रहा, तो इसी के अकॉर्डिंग फोकस भी डिसाइड होगा, इसी के अकॉर्डिंग पोल तो हमेशा सेंटर पे जाएगा मिरर के,
चाहे वो कैसा भी मिरर हो। पर फोकस कहाँ किसके अकॉर्डिंग डिसाइड हो रहा है, सेंटर के अकॉर्डिंग। तो सेंटर के अकॉर्डिंग अगर फोकस डिसाइड हो रहा है तो फोकस जा रहा है अंदर, ठीक है, और रिफ्लेक्टेड सरफेस है हमारी बाहर की ओर। तो ये दोनों अपोजिट हुआ ना कि भाई फोकस अगर इस साइड ना था तो वो रियल होता। जैसे यहाँ पे क्या हुआ कि ये अंदर की सरफेस क्या है, जो अंदर की सरफेस है, जैसे ये बाहर की सरफेस हुई रिफ्लेक्टेड नहीं है, अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टेड है, ठीक है। अब अगर अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टेड है और ये सी है और इसके अकॉर्डिंग पोल अपना फोकस डिसाइड हो रहा है, तो जो अंदर की सरफेस रिफ्लेक्टेड है उसी की साइड कौन है, पोल है। तो ये रियल है, रियल फोकस है, उसी की साइड फोकस है और ये रियल फोकस है। और यहाँ पे देख लो रिफ्लेक्टेड सरफेस बाहर है और फोकस अंदर है, तो ये हुआ वर्चुअल फोकस। इसलिए ये पॉइंट है कि जो का अपना कॉन्वेक्स मिरर होता है, कॉन्वेक्स मिरर फॉर्म्स अ वर्चुअल फोकस बिकॉज फोकस सिचुएटेड बिहाइंड द मिरर। मिरर के पीछे जो रहता है फोकस सिचुएटेड रहता है, इसके कारण वो वर्चुअल कहा जाता है, वर्चुअल माना जाता है। समझ में आ रही बात? ये हुआ, ये पूरा पॉइंट का कवर हो गया। अब हम एक दो प्रॉब्लम्स जो है प्रॉब्लम बेस्ड ऑन कॉनकेव और कॉन्वेक्स मिरर या फिर स्फेरिकल मिरर, तो हम वो देख लेते हैं, उसके बाद ये क्लास का एंड करेंगे आज की। चलो तो हम बढ़ते हैं प्रॉब्लम की ओर। फर्स्ट प्रॉब्लम है हमारे, जैसे इफ द रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज 20 सेंटीमीटर देन फाइंड फोकल लेंथ। ओके, सो मैंने अभी आपको कुछ देर पहले फोकल लेंथ का फॉर्मूला बताया था, फोकल लेंथ इज इक्वल्स टू r/2। क्योंकि पहली बात तो ये क्लियर रखना है, सिर्फ रटने का काम नहीं है, ठीक है, इसको रटना ही जरूरी नहीं है, रटा तो जाता ही है, ठीक है, बट जो मैंने बताया कि हाँ इसके और इसके सेंटर में रहती है, किसके सेंटर ऑफ कर्वेचर और पोल के सेंटर में रहता है कौन, एफ, क्या कौन, फोकस, और फोकस से पोल की जो डिस्टेंस है उसको हम बोलते हैं फोकल लेंथ। तो अगर टोटल सेंटर ऑफ कर्वेचर से पोल की डिस्टेंस अगर r है और ये अगर सेंटर में फोकस, तो फोकस से पोल की डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, r/2। ये कंसेप्ट क्लियर रखना, ठीक है। तो r/2 ऐसा है, पर हमेशा रखना कि फोकल लेंथ जो रहेगी वो हमेशा मीटर में आएगी, जो इसका आंसर आएगा मीटर में आएगा, याद रखना फोकल लेंथ का आंसर हमेशा मीटर में आएगा। तो कैसे, अब फोकल लेंथ क्या होती है, r/2। सबसे पहले तो हम r/2 फोकल लेंथ, जो रेडियस ऑफ कर्वेचर देखे रखा हमारा, स्फेरिकल मिरर इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना दिया है, 20, तो 20/2 कर दिया, 20/2 करने पे हमारा कितना आया, 10, ये सेंटीमीटर आया। तो ये फोकल लेंथ नहीं हुई हमारी, फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रहती है। यहाँ पे आया हमारा 10 सेंटीमीटर, पर हमारा फोकल लेंथ हमेशा मीटर में रहता है, तो हमको इसको क्या में करना पड़ेगा, मीटर में करना, चेंज करना पड़ेगा। मीटर से सेंटीमीटर जाने के लिए 100 से मल्टीप्लाई करो। बाकी हमको क्या करना है, यहाँ पे सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो हम क्या करेंगे, 100 से डिवाइड, तो 10/100, ये 0 हमारा आंसर आ जाएगा 0.1 मीटर। क्लियर है, ये 0.1 मीटर आ जाएगा हमारा। क्या हुई, फोकल लेंथ। इस क्वेश्चन का आंसर हुआ 0.1 मीटर। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन, नेम द स्फेरिकल मिरर विच हैज़, फर्स्ट है इसका मतलब दोनों के ए और बी दोनों में कौन कौन से मिरर हैं पता करना है। जैसे पहला है ऑप्शन, पहला मतलब जो पॉइंट है वो है वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस। मतलब वर्चुअल प्रिंसिपल फोकस किसके पास रहता है, अभी हमने कुछ देर पहले देखा था कि स्फीयर बनाओ, ठीक है, स्फीयर, फिर मतलब स्फीयर में, स्फीयर अब तो आपने सोच लिया, स्फीयर के अकॉर्डिंग क्या रहेगा, हमारा सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड होगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर डिसाइड हो जाएगा। फिर जो मिरर है, मिरर अब जैसे अगर कॉनकेव मिरर है, कॉनकेव मिरर है, ठीक है, तो ये कॉनकेव मिरर हुआ, ठीक है, ये सेंटर, तो फोकस इधर, तो ये रिफ्लेक्टेड सरफेस भी इधर ही है और फोकस भी इधर ही है, तो ये कौन सा फोकस बनाएगा, रियल बनाएगा। और जो कॉन्वेक्स मिरर है इसकी सरफेस इधर है रिफ्लेक्टेड, रिफ्लेक्टेड सरफेस किधर है, बाहर की ओर है, और फोकस तो हमेशा सेंटर ऑफ कर्वेचर के अकॉर्डिंग बनेगा, तो फोकस यहाँ बनेगा। तो ये इधर है और ये इधर है और ये इधर है तो दोनों अपोजिट है, तो ये कौन सी बनाएगा, वर्चुअल फोकस बनाएगा। तो वर्चुअल फोकस कौन बनाएगा, कॉन्वेक्स मिरर। और रियल फोकस कौन बनाएगा, कॉनकेव मिरर, ठीक है, कॉनकेव मिरर, कॉन्वेक्स मिरर। सो आज हमारा कंप्लीट होता है ये। अब कल हम इमेज फॉर्मेशन देखेंगे, ठीक है, कैसे क्या बनती है, वो रे वे जो उलझने हैं, ठीक है, वो उलझने लगेगी। अब सिंपल, एकदम सिंपल तरीके से बता दूंगा मैं। और अगर आपको पसंद आ रहा हो, ठीक है, अगर आपको समझ में आ रही हो चीज़ें, कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हो, तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं और लाइक करें इस चैनल को और सब्सक्राइब कर दें। ओके, थैंक यू सो मच।